पहला पार्ट आज है और पहले पार्ट में ये रहा आपके पास सवाल पहला, निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हम चाहते भी यही है कि आप आगामी परीक्षाओं के लिए इसी पैटर्न के सवालों पर प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। आप जवाब फटाक से दीजिए ताकि फिर मैं मेरे वाले सवाल का आंसर मैं बताता हूं, फिर इसके हिसाब से ये सवाल को मैं थोड़ा इधर ले आता हूं ताकि ठीक रहेगा ना। तो काल क्रम के अनुसार जमा दीजिए। अगर मैं इन किलों की बात करूं तो इसके अंदर एक किला है जिसका नाम है सिवाना का किला, और सिवाना जो दुर्ग है ये अपने दुर्ग कहां पर हुआ करता है? बालोतरा में, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं पर इसमें बाड़मेर भी डाला था। तो सिवाना बालोतरा के अंदर अपने किला बना हुआ है। इस किले का निर्माण कब किया गया था? तो आपने याद रखना कि इसका निर्माण किया गया था 954 ईस्वी के अंदर। और 954 ईस्वी में इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका निर्माण कराया था वीर नारायण पंवार ने। तो अपने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वीर नारायण पंवार, इनके द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। और कौन सी श्रेणी का ये किला हुआ करता है? तो ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ पर जो है पहाड़ियां बनी हुई है और वन दुर्ग की श्रेणी के अंदर ये किला आता है। तो मुख्य किला है इसके अंदर हमारा सिवाना। सिवाना के बाद देखिए फिर हमारे किले का नाम आता है चूरू। और चूरू के किले की बात करें तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। याद रखिएगा बच्चा, ठाकुर कुशाल सिंह ने इस किले का निर्माण किया था। और आपने ये किला कब बना दिया था? 1739 ईस्वी में इस किले का निर्माण किया गया था। इस किले की खास बात यह है कि इस किले ने अपनी गरिमा व अस्मिता बनाए रखने के लिए क्या किए थे? यहाँ के राजा थे शिव सिंह, और शिव सिंह के काल में यहाँ पर चांदी के गोले दागे थे। तो किस किले से चांदी के गोले दागे गए थे? चूरू के किले से। किस शासक के काल में? शिव सिंह के काल में। किसके ऊपर चांदी के गोले दागे गए थे? बीकानेर के राजा हुआ करते थे उस समय सूरत सिंह, और सूरत सिंह ने आक्रमण किया था उनके ऊपर। फिर बात करते हैं अपने जूनागढ़ दुर्ग की। जूनागढ़ का किला कहां पर बना हुआ है? बीकानेर के अंदर यह किला स्थित है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। अच्छा, राय सिंह ने इस किले का निर्माण कब करा दिया? तो 1589 से 1594 के मध्य करवाया। और ये किला हमारे कौन सी श्रेणी में आता है? तो इसके चारों तरफ गहरी खाई बनी हुई है, इसलिए ये किला जाता है पारीख। वह समतल भूमि पर बना हुआ है, इसलिए इसको अपन कह सकते हैं धान वन श्रेणी का किला। फिर देखिए बच्चा, अगला किला जाता है अपने कौन सा? गागरोन का किला। और गागरोन दुर्ग कहां पर स्थित है? तो ये किला बना हुआ है झालावाड़ के अंदर। बिना नींव के समतल भूमि पर बना हुआ अपने राजस्थान का कौन सा किला है? गागरोन का किला। इस किले का निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था। और 11वीं सदी में किसके द्वारा कराया गया था? तो अपने एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बिजल देव डोड। इस बिजल देव डोड ने इस किले का निर्माण किया था, लेकिन इस किले पर सबसे पहले अधिकार कर लिया गया था। और सबसे पहले अधिकार किसके द्वारा किया गया था? तो यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था देवन सिंह खींची। इनके द्वारा इस किले के ऊपर सबसे पहले अधिकार किया गया था। तो हमारा इसमें राइट आंसर देखा जाए तो सबसे पहले आ जाएगा सिवाना, और सिवाना ये रहा अपने ए। फिर देखिए फिर आ जाएगा गागरोन, और गागरोन कहां पर? ये रहा डी। फिर आ जाएगा अपने डी। उसके बाद देखिएगा फिर आ जाएगा अपने जूनागढ़, और जूनागढ़ ये रहा सी। और फिर आ जाएगा अपने कौन सा किला? चूरू का किला, यानी कि बी। आंसर क्या हो जाएगा? ए डी सी बी। ए डी सी बी। और ये रहा हमारा पहला आंसर, जो लगभग सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल ठीक बताया है। हाँ जी बिल्कुल, सभी को नमस्कार। मैं देख पा रहा हूं मनीषा जाट, रोहित, गंगरार, कोमल, हैप्पी, निकी, मीना, सभी को नमस्कार। बाबा टिल्लू, बिल्कुल बाबा टिल्लू, स्वागत है बच्चा। लो, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर जैसलमेर के किले में स्थित नहीं है? मतलब आपसे यह पूछा जा रहा है कि ये जो मंदिर है, इन मंदिरों में से कौन सा मंदिर है जो जैसलमेर के किले के अंदर स्थित नहीं है? आराम से सोच समझ के बताइएगा ना। पूजा, माया और सन्नू, सारण, जितने भी बच्चे, बिल्कुल एकदम स्वागत है आप सभी का। डुगू, राम राम मास्टर साहब, राम राम, राम राम बहन जी, राम राम। देखो अपने जैसलमेर के अंदर जो है जैसलमेर के किले मंदिर, जैसलमेर के किले की बात की जा रही है जिसका नाम क्या? अपने सोनार किला। और जो सोनार किला है, ये सोनार किला अपने कहां पर बना हुआ है? जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। इस किले की नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव का भाटा रखा गया था 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। किसने नींव का पत्थर रख दिया था? राव जैसल ने यहां पर नींव का पत्थर रखा था। यह अपने राजस्थान का इकलौता ऐसा किला है जिसमें चुन्ने मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया, केवल जिप्सम का प्रयोग किया गया, और जिप्सम से यहां पर पत्थरों को आपस में जोड़ा गया है। सोनार जो किला है इसमें जिप्सम का प्रयोग करके यहां पर पत्थरों को आपस में जोड़ा गया है। फिर देखिए यहां जो ना, यहां बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर बने हुए हैं? तो आप जब इस किले के अंदर भ्रमण के लिए जाओगे तो यहाँ पर एक तो आपको मुख्य मंदिर जो देखने को मिलेगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की मैं बात करूं तो इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राव वेरीसाल के द्वारा कराया गया था। अच्छा, इसमें मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं सी ऑप्शन पे बचीड़ बुलाए जा रहे हैं। गई भैंस पानी में, सी नहीं होता है बच्चा। आप सी बता रहे हो, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाइए, इसमें सी आंसर नहीं है। अब बताओ तुम, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? वेरीसाल ने। एक यहाँ पर सूर्य मंदिर बना हुआ है, और सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण सूरज कंवर ने। कौन थी ये सूरज कंवर? तो वेरीसाल की वाइफ थी। एक यहाँ पर जो है और अपने रत्ना मंदिर, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, और ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर भी यहीं पर है जिसका निर्माण रत्ना कंवर ने। कौन है ये रत्ना कंवर? तो ये भी अपने राव वेरीसाल की ही पत्नी। फिर यहाँ पर देलवाड़ा के जैन मंदिरों की तर्ज पर, देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उसी की तर्ज पर यहाँ मंदिर बने हुए हैं, और देलवाड़ा के जैन मंदिर की तर्ज पर यहाँ हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पर? एक तो यहाँ पर बना हुआ है पार्श्वनाथ जी का मंदिर, पार्श्वनाथ जी का मंदिर। एक यहाँ पर बना हुआ है बच्चा संभवनाथ जी का मंदिर, और एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ है ऋषभ देव या आदिनाथ जी का मंदिर।
लेकिन यहाँ पर कौन से नाथ का मंदिर नहीं है? तो शांतिनाथ का मंदिर नहीं है। तो ऋषभ देव जी का मंदिर भी है यहाँ पर, पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी है और संभवनाथ जी का, ये दोनों यहाँ के बड़े मंदिर हैं। एक छोटा मंदिर ऋषभ देव जी का भी बना हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा मंदिर नहीं है? तो अपने शांतिनाथ जी का मंदिर नहीं है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तारागढ़ दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? आप बताइएगा। फलक, विक्रम, योगा, बाबा, पूजा, टीना, हैप्पी। जितने भी बच्चे जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां शारदे आप सभी को शक्ति प्रदान करे और आप सभी जिस सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उस सपने में आपको सहायता मिले, आपको आपकी मंजिल आपको मिले। अब सपने कौन से संजोए हुए हैं वो आप जाने, आप किस राह पर चल रहे हो। तारागढ़ का किला, तारागढ़ किले की बात करूं मैं, ये लो जी बच्चा, ये रहा अपने कौन सा किला? तारागढ़। और तारागढ़ कहां पर बना हुआ है? तारागढ़ का किला बना हुआ है बूंदी के अंदर। इस किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो याद रखिएगा बच्चा, इसका निर्माण किया गया था बरसिंह हाड़ा के द्वारा। बरसिंह हाड़ा ने अपने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। अच्छा, इसकी जो आकृति है ना, जब हम इस किले को रात को देखते हैं तो ये नवल सागर झील और जेत सागर झील के किनारे हैं, और नवल सागर व जेत सागर झील के किनारे पर बना हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, जब इसमें रात को लाइटें चलती है ना, तो वो उस झील के अंदर ऐसे टिमटिमाते हुए दिखता है जैसे मानो वहां पर कोई तारे चमक रहे हो। तो टिमटिमाते हुए तारे के समान ये किला प्रतीत होता है। तो इस किले की आकृति कैसी हो गई? टिमटिमाते तारे के समान। तो अगर आपसे पूछे कि ये किला कैसा प्रतीत होता है बच्चा? टिमटिमाते हुए तारे के समान ये किला प्रतीत होता है, अपने तारागढ़ का किला। फिर देखिए, बरसिंह हाड़ा ने इस किले का निर्माण किया। यहां पर पहुंच गए अपने एक व्यक्ति जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। ये तो हर जगह पहुंच जाते हैं। और जैसे यहां पर पहुंचे, इसके महलों को देखा और महलों को देखते ही उन्होंने कहा कि ये तो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महल, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल जो है, किस दुर्ग के महलों को बताया था? तारागढ़ बूंदी के महलों को बताया था। फिर इस कर्नल टोड पहुंचे तो इनका भाई एक और यहां पर और पहुंच गया, और उनका नाम क्या था? रुडयार्ड कीपलिंग। और इन्होंने इस किले को देखा और देखते ही रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा कि इसका निर्माण तो भूत प्रेतों ने किया। मतलब ये अलग ही लेवल के आदमी हैं। इनको लगता है कि हम इंसान केवल जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। ये भाई साहब मेहरानगढ़ में जाते हैं तो कहते हैं कि इसका निर्माण परियों ने, फरिश्तों ने, वे देवताओं ने किया। यहां पर पहुंच रहे तो कह रहे हैं कि इसका निर्माण तो भूत प्रेतों ने किया। मतलब इनको क्या लगता है कि हम ऐसे ही हैं, जनगणना के लिए हैं। ना भाई साहब, ये हम नहीं बनाया है, भूत प्रेतों ने नहीं बनाया। लेकिन रुडयार्ड कीपलिंग के अनुसार कौन बना रहा है? भूत प्रेत। जब इस किले के अंदर दर्शनीय स्थलों में जाते हैं तो यहां पर नवल सागर, यहां पर हमें जेत सागर झील देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन और आगे चलते हैं तो यहां पर हमें एक रानी जी की बावड़ी देखने को मिलती है। रानी जी की बावड़ी बनी हुई है अंदर। एक और चलते हैं तो गर्भ गुंजन तोप यहीं पर रखी हुई है। इतनी भयंकर गूंज करती है ये तोप, गर्भ गुंजन तोप इतनी भयंकर गूंज करती है कि इस तोप के कारण यहां पर कहते हैं कि महिलाओं के गर्भपात हो जाया करते थे। इसीलिए इस तोप का नाम ही क्या रख दिया? गर्भ गुंजन तोप। ये भी यहीं पर रखी हुई है। इसके अलावा अंदर चलते हैं तो जीवरखा महल, जीवरखा महल बना हुआ है, सुख महल बना हुआ है, अनिरुद्ध महल बना हुआ है, अनिरुद्ध महल बना हुआ है। इसके अलावा यहां पर जो है सिलेखाना, सिलेखाना क्या होता है? अस्त्र शस्त्र रखने का जगह। सिलेखाना भी यहीं पर बना हुआ है। तो देखो यहां पर जो है एक महल बना हुआ है, दूधा महल। ये दूधा महल भी याद रखना, दूधा महल भी अपने यहीं पर बना हुआ है। तो देखो क्या क्या चीजें बनी हुई है? जीवरखा महल, दूधा महल, नौबत खाना, सिलेखाना, ये सब चीजें अपने तारागढ़ बूंदी के अंदर है। सब है, मतलब हमारा सरकारी ऑप्शन आ जाएगा, और सरकारी ऑप्शन यानी डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयगढ़ स्थापत्य कला की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? घुमावदार विशाल बुर्ज, सुदृढ़ प्राचीर, जलापूर्ति के लिए विशाल टांके और उपयुक्त सभी। जयगढ़ के किले की कौन सी विशेषता आपको दिख रही है? इनमें से कौन कौन सी विशेषता अपने जयगढ़ के किले की है? घुमावदार विशाल बुर्ज बने हुए हैं, सुदृढ़ प्राचीरें बनी हुई, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जलापूर्ति के लिए यहां पर विशाल टांके बने हुए हैं, या इन उपयुक्त सभी। सारी विशेषता आपको यहां पर दिख रही है। सर अधिकांश बच्चे कह रहे हैं सर डी, इसका आंसर भी अपने डी हो जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो देखो जयगढ़ का किला, जयगढ़ दुर्ग अपने है कहां पर? तो ये किला अपने बना हुआ है जयपुर के अंदर। और इस किले का जो निर्माण है वो निर्माण गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। और इसका जो है मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया। हालांकि यहां पर पहले छोटा मोटा प्रारंभिक निर्माण एक राजा थे मान सिंह, जिन्होंने किया था। मान सिंह ने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल यहां पर एक तोप बनाने का कारखाना स्थापित किया था। और ये जयगढ़ ऐसा किला है ना, इस किले पर निर्माण से लेकर अब तक कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग जिस पर निर्माण से लेकर अब तक कभी कोई आक्रमण हुआ ही नहीं? तो कौन से किले पर कोई आक्रमण नहीं हुआ? जयगढ़ का किला। बढ़िया किला है, हर कोई अटैक ही नहीं करता इस किले पर। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है। यहां पर तोप नहीं, तोपचा रखा हुआ है, तोपचा बहुत बड़ी, जिसका नाम है जय बाण, या जिसे अपन कहते हैं रणबंका। तो जय बाण या रणबंका तोप इसके अंदर रखी हुई है। ये इतनी बड़ी तोप है कि इसको अगर एक बार चला दिया ना तो उसमें 1 क्विंटल यानी कि 100 केजी का बारूद भरा जाता था, तब तो जाके ये तोप चलती थी। और जब ये तोप चलती थी तो इसका एक बार चलाया तो इसका गोला जाके गिरा था चाकसू के पास, और जहां गोला गिरा ना वहां पर तालाब बन गया, जिसका नाम है गोलेलाब तालाब। अब सोचिए कोई आक्रमणकारी आक्रमण करने के लिए सेना लेकर आए और यहां से जय बाण या रणबंका चल जाए तो बापड़े के चितड़े उड़ जाएंगे उसके। तो सेना आई, पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर कोई सेना आई भी थी क्या। तो इस प्रकार ये जो तोप है बहुत बड़ी तोप है, रणबंका या जय बाण तोप। इस तोप का निर्माण 1720 में यहीं पर सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया था। बाकी तोप बनाने का कारखाना है। इसके अंदर और चलते हैं तो हमें यहां पर विजय मंदिर गढ़ी नाम की काल कोठरी देखने को मिलती है। इस किले के चारों तरफ विशाल बुर्ज जो है,
विशाल दीवारें बनी हुई है, बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है, हालांकि अंदर दिया बुर्ज, पेरोपोल, अवनीपोल, डूंगर दरवाजा ऐसे प्रवेश द्वार भी हैं। और ये हमारे ऐसा किला है जिसमें बरसात के पानी को संग्रहित करने के लिए यहाँ पर क्या बनाए हुए हैं, ताकि जो बरसात का पानी होता है ताकि ये संकट के समय काम आ सके, बरसात के पानी को संग्रहित करने के लिए इसके अंदर टाके बने हुए हैं। आप नागौर में उधर देखते हो जायलन, उधर उधर क्या होता है, पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो जमीन के अंदर बड़े बड़े टाके बढ़ा दिए और बारिश की छत का पानी उसमें भर दिया जाता था। इस प्रकार की विशेषता है। प्राचीर हार और घुमावदार बुर्ज भी है, मतलब उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसमें भी। आमेर जो दुर्ग है, आमेर दुर्ग की बात की जा रही है कि आमेर के दुर्ग में कौन सी स्थापत्य शैली है। ये पूर्णतः हिंदू शैली में बना हुआ है, ये पूरी तरीके से मुस्लिम शैली में बना हुआ है, ये हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय है या यूरोपियन शैली में बना हुआ है। सर आपसे कौन सा कॉन्सेप्ट यार ये जल्दी जल्दी ऊपर निकल रहा है, सॉल्यूशन करवाया है, एक मिनट में देखता हूं ना, इसको रोक के देखता हूं। हाँ, सर आपने विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में एक ही बताया था, लेकिन आपने पेपर सॉल्यूशन करवाया तो अलग अलग बताया। इसका कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड। आमेर दुर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, अभी आ जाएगा वो सवाल भी। जैसे एक बार सवाल आने दो बच्चा, मैं सोच रहा था कि इतना क्या इंपॉर्टेंट हो गया। चलो आमेर का किला, आमेर दुर्ग की मैं बात करूं तो ये किला अपने राजस्थान में है, कहां पर, जयपुर में बना हुआ है आमेर का किला। और इस किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, मान सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। मान सिंह भी कौन, प्रथम। अब मान सिंह प्रथम जो थे वो मुगल बादशाह अकबर के दरबारी थे, अकबर ने इनको सूबेदारी दे रखी थी। अब सूबेदारी दे रखी तो मान सिंह जी ने कहा देखो हम किला बना रहे हैं, अकबर ने कहा था कि बनाओ, क्या दिक्कत है, किला बना रहे तो उनका पैसों की जरूरत, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अकबर ने कहा पैसे जितने चाहिए उतने ले जाना, अपना प्रभाव दिखना चाहिए भाई साहब। उन्होंने कहा ठीक है आपका प्रभाव दिखेगा। तो ये जो किला बना है ये राजपूत वे मुगल शैली में बना हुआ है। यहां पर हमें राजपूत शैली भी देखने को मिलती है, मुगल शैली भी देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर किला बना हुआ है ये किला। और इस किले के अंदर सर्वाधिक जो है ना, सर्वाधिक विदेशी और देशी पर्यटक आते हैं। सर्वाधिक देशी व विदेशी पर्यटक अगर हमारे किसी किले में भाग लेते हैं इसी में साल भर के एवरेज 365 दिन का निकाला जाए तो यहां पर प्रतिदिन 5000 के आसपास पर्यटक आते हैं। किसी दिन 6000 आ जाएंगे, किसी दिन 4000 आ जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के 365 दिन का एवरेज यहां पर 5000 पर्यटक डेली आते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ, आप इनमें जुड़ सकते हैं। केसर क्यारियां वे मावटा तालाब किस दुर्ग के नीचे स्थित हैं। केसर क्यारियां और मावटा के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें कथन निष्कर्ष वाले मैंने बोले तो थे, आ गया कथन निष्कर्ष वाला, अगला ही सवाल आ गया बच्चा। तुम कीर्ति स्तंभ की बात कर रहे थे, कीर्ति स्तंभ का सवाल ही आ गया है। ये देखिए आने वाला कथन निष्कर्ष वाले अगले। केसर क्यारियां और बाग और मावटा तालाब, ये देखिए ये अपने जो ना एक पहाड़ी है, थोड़ी पहाड़ी बना देता हूं। इस पहाड़ी का नाम है बच्चा अपनी पहाड़ी कालीखो। इस कालीखो पहाड़ी से ही कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जनजाति की उत्पत्ति मानी है। इस पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है अपने कौन सा किला, आमेर का किला। ये रहा आमेर दुर्ग। और इस कालीखो पहाड़ी के नीचे यहां पर अपने जो ना ये रही एक झील, और इस झील का नाम है मावठा झील। ये मावठा झील बनी हुई है आमेर दुर्ग के नीचे। इसी झील के थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते हैं तो इस झील के ऊपर यहां पर छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई हैं, जिसके अंदर क्या उगाई जाती थी, केसर उगाई जाती थी, इसीलिए इनको कहते हैं केसर क्यारियां। तो केसर क्यारियां और मावठा झील ये हमारे किस किले की तलहटी पर बनी हुई है, आमेर दुर्ग की तलहटी पर बनी हुई है। आसान सा सवाल है, ये सवाल आ गया है। आप कह रहे थे कि इस प्रकार के सवाल आने चाहिए, ये आ गया आपके सामने। लो देखो, कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए हुए कथनों में से आपको एकदम सही सा कथन चयन करना है। देखो एक तो बना हुआ है अपने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ, इस विजय स्तंभ को भी अपने कीर्ति स्तंभ कहते हैं। जो बच्चा बार बार कमेंट कर रहा था ना, विजय स्तंभ को ही बच्चा कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, लेकिन एक जैन कीर्ति स्तंभ अलग बना हुआ है। तो यहां पर आपको जो विशेषता दी गई है सारी की सारी जैन कीर्ति स्तंभ की ही दी गई है। अब जैन कीर्ति स्तंभ की दी गई तो आप देख लीजिएगा। कीर्ति स्तंभ की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो 13वीं सदी में कराया गया था, और 13वीं सदी में इसका निर्माण, 11वीं से 13वीं सदी के बीच में इसका निर्माण हुआ। 11वीं से 13वीं सदी के बीच में इसका निर्माण। निर्माता कौन हुआ करते हैं, तो इसके निर्माता हो जाएंगे जैन जीजा शाह। इसके निर्माता कौन हो जाएंगे, जैन जीजा शाह व पुष्य जो है जैन जीजा शाह, वे इनके पुत्र हुआ करते थे, जीजा शाह के पुत्र पुष्य ने। इन दोनों ने इस किले का, इसका कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। ये किसको समर्पित हैं, तो ये ऋषभ देव जी को समर्पित हैं। किसको समर्पित है बच्चा, ऋषभ देव जी को समर्पित है। इसके सामने ही ऋषभ देव या आदिनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। अच्छा ये कितने मंजिला है, तो इसकी मंजिलें हो जाएगी अपनी 7। ये कितने मंजिला बना हुआ है, 7। कई कई जगह इसको 6 मंजिला भी बताते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 75 फीट। हालांकि यहां पर 75 फीट की जगह 24.5 मीटर दे रखा है, तो 24.5 मीटर हो जाता है 75 फीट के अंदर। लगभग 75 फीट में अपना कितना हो जाता है, 24.5 मीटर। पूरी तरीके से ये कैसी शैली में बना हुआ है, तो ये जो है अपने सोलंकी शैली में देखने को मिलता है। कौन सी शैली का है, अपने विजय स्तंभ सोलंकी शैली के अंदर देखने को मिलता है कीर्ति स्तंभ। तो बच्चा कीर्ति स्तंभ 13वीं सदी में बनाया, जैन जीजा शाह व उनके पुत्र पुष्य ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया। यहां पर ये जो बना हुआ है ये किसको समर्पित है, तो ऋषभ देव आदिनाथ जी को। कितने मंजिला है, 7 मंजिला, ऊंचाई 75 फीट या 24.5 मीटर है, और सोलंकी शैली में बना हुआ है।
तो अब देख लीजिए अपने, कीर्ति स्तंभ एक जैन तीर्थंकर को समर्पित है, बिल्कुल ये ऋषभ देव आदिनाथ जी को समर्पित है, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण 13वीं सदी में जैन जिजासा ने करवाया, बिल्कुल ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो या तो 75 फीट आ जाएगा या 24.5 मीटर, तो 75 फीट। ये इस्लामिक वास्तुशैली का है, तो यहां पर इस्लामिक वास्तुशैली से कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपने गलत हो गया। ये विजय स्तंभ के लगभग 150 वर्ष बाद निर्मित किया गया, नहीं, इसके 150 वर्ष बाद यानी कि 1440 ईस्वी से लेकर 1448 ईस्वी तक अपने विजय स्तंभ बनाया गया। अगर यह सवाल में ऑप्शन ऐसे होता कि इसका निर्माण जो है विजय स्तंभ के लगभग 150 वर्ष पूर्व हुआ, तब तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाता, ई वाला भी। इसका मतलब ये भी गलत हो गया अपने, ये भी गलत हो गया। तो केवल ए बी सी ही सही है, और ए बी सी अपने को यहां पर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है। यहां तक की चीज आप लोगों को क्लियर हुई ना? अगला ये देखिएगा, इस प्रकार के सवाल भी हमारे पूछे थे, काफी इजी से सवाल है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको इस प्रकार के सवालों को हल करने में। सवाल क्या पूछा जा रहा है? एक तरफ दिए हुए हैं दुर्ग की प्रकार, दूसरी तरफ दी हुई सूचियां, आपको क्या करना है? सिर्फ इनको मिलान करना है। चलो वेरी गुड, जैन जीजा साहब है, उनके पुत्र पुष्य ने इसका निर्माण किया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। क्लास को एक बार फटाक से लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर वगैरह कर दीजिए, एकदम मजा आएगा, अभी आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अपने एक शुक्र नीति है, और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की कुल कितनी श्रेणियां हुआ करती हैं? तो 9 श्रेणियां हैं। 9 श्रेणियों में कौन कौन से? एक तो आपने नाम सुने होंगे गिरी दुर्ग। गिरी का मतलब ऐसे दुर्ग जो किसी पहाड़ी या फिर किसी पठार पर बने हुए हो, ऐसे किले जो किसी पहाड़ी या फिर किसी पठार पर बने हो, उसे अपन क्या कहते हैं? गिरी दुर्ग। फिर आ जाते हैं गिरी के बाद धानवन। धानवन का मतलब ऐसे किले जो रेत के मध्य बने हुए हो, समतल भूमि पर बने हुए हो, रेत के मध्य बने हुए हो। फिर आता है पारीख, ऐसे किले जिसके चारों ओर जितनी नजर जाए उतनी गहरी गहरी खाइयां बनी हुई हो, चारों तरफ गहरी गहरी क्या बनी हो? खाइयां। फिर आ जाता है बच्चा पारिध। पारिध का मतलब हो जाता है जिनके चारों ओर विशाल दीवार या मोटा मोटा क्या बना हुआ हो? परकोटा, बड़ा सा परकोटा बना हो, चारों तरफ विशाल दीवार हो, उसे हम कहते हैं पारिध। फिर आ जाता है वन, घने जंगल से घिरे हुए हो, चारों तरफ बस जंगल ही जंगल हो, घने जंगल से घिरे हो। फिर आ जाता है बेटा एरण। एरण का मतलब होता है जिनका रास्ता अति दुर्गम हो, ऐसे दुर्ग जिनका रास्ता अति दुर्गम हो, दुर्गम का मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन हो, चारों तरफ झाड़ियां हो, उन्हें अपन कहते हैं एरण। फिर आ जाता है सहाय। सहाय का मतलब होता है ऐसे किले जो राजा व राजकुल के निवास हेतु अनुकूल हो, राजा के लिए, राजकुल के लिए, उन सब के लिए एकदम अनुकूल निवास हो, उसी को अपन क्या कहते हैं? सहाय दुर्ग कहते हैं। तो गिरी दुर्ग, दानवन दुर्ग, पारिक, पारिद, वन, एरण, इसके अलावा आ जाएंगे अपने सैन्य दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिसकी सुरक्षा विशाल चतुरंगनी सेना करती हो, उसे अपन कौन सा दुर्ग कहते हैं? सैन्य दुर्ग। तो होगी ना अपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और कौन सा रह गया? फिर जल दुर्ग। जल दुर्ग का मतलब होता है ऐसे किले जो घने जंगल मतलब पारी तरफ पानी पानी से घिरे हुए हो, जल को ही अपन कहते हैं ओदक। और ये रहा अपने गागरोन का किला, किसी श्रेणी का हो जाएगा? ओदक। फिर आ जाएगा पारीख। पारीख ये देखो जुनागढ़ पारीख श्रेणी का है। पारीध, ध हो जाएगा चारों तरफ विशाल दीवार, ये चित्तौड़। और वन दुर्ग हो जाएगा सिवाना। तो इसमें देखो 2 पहले आ रहा है, 2 ये रहा, ये रहा, फिर आ रहा 1 ये रहा, फिर आ रहा है 4 ये रहा, फिर 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। मिलान वाले सबसे सरल क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। निम्नलिखितों में से असत्य कथन का चयन करना है। आपको जो दिए हुए विकल्प हैं, इन दिए हुए विकल्पों में से इस सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन आपको इसमें सत्य दिख रहा है। रणथंबोर दुर्ग में रनिहाड़ तालाब स्थित है। इस दुर्ग में हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म का धार्मिक स्थल है। रूडियार्ड कीपलिंग ने रणथंबोर के बारे में कहा कि ये तो बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। तो इनमें आपको सिर्फ ये चयन करना है कि कौन सा सही है। चलो देखिए, रणथंबोर का किला, इजी सा किला। रणथंबोर का किला अपने कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। रणथंबोर का किला बच्चा कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। इसका निर्माण किसने किया था? तो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसका निर्माण रणथान चौहान, ये रणथान चौहान या रणथंबन चौहान जो है, ये कहां के थे? अजमेर। तो अजमेर के रणथान चौहान जो थे, उन्होंने इस किले का निर्माण कर दिया था। और इस किले का निर्माण कब किया गया था? 8वीं सदी में यह किला बनाया गया था। तो प्यारे बच्चों, 8वीं सदी में रणथान चौहान ने अजमेर के इस किले का निर्माण किया था, जो अपने कहां पर बना हुआ है? सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर मैं जलाशय की बात करूं तो यहां पर जब भी हम चलते हैं तो हमें 2 जलाशय बड़े बड़े, एक का नाम है पद्मला तालाब, जहां पर रानियों ने कूद करके यहां पर जल जोहर किया, और एक यहां पर बना हुआ है रानीहाड़ तालाब। ये दोनों जलाशय बने हुए हैं। फिर जब अपन किले के अंदर चलते हैं बच्चा, तो यहां पर हमें एक महल देखने को मिलता है, और उस महल का नाम है सुपारी महल। और इस महल के अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और गिरजाघर भी है। इसमें बना हुआ है मंदिर, इसके अंदर बनी हुई है मस्जिद, और इसी के अंदर बना हुआ है गिरजाघर। ये जो सारी चीजें इसके अंदर बनी हुई हैं, तो ये हमारे किसका प्रतीक है? ये सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, ये महल। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। रूडियार्ड कीपलिंग, ये ना रूडियार्ड कीपलिंग केवल 2 ही जगह गए थे, 2 ही जगह जाकर के इन्होंने बताया था। एक तो रूडियार्ड कीपलिंग कहां पर पहुंच गए थे? तो ये भाई साहब मेहरानगढ़ में पहुंचे थे, तब तो कहा था कि इसका निर्माण परियों फरिश्तों ने किया। और एक बार ये पहुंच गए थे बूंदी के तारागढ़ में, तब कहा था कि उसका निर्माण भूत प्रेतों ने किया। फिर कौन पहुंच गए? तो यहां पर एक व्यक्ति पहुंचे थे जिनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल, अच्छा है ना, 4 व्यक्ति यहां पर पहुंचे थे, सबने अपने अपने हिसाब से कथन कहे थे, है ना, सबने अपने अपने हिसाब से यहां कथन कहे थे। थोड़े से आप याद रख लेना। ये देखो बच्चा, ये क्या हो जाएगा अपने? रणथंबोर,
और रणथंभौर में कितने व्यक्ति जा रहे हैं? 4। एक तो सबसे पहले पहुंच गए यहां पर जेके, जेके का मतलब जलालुद्दीन खिलजी। एक यहां पर पहुंच गए थे अबुल फजल, इन्होंने भी अपने हिसाब से कथन कहा। फिर यहां पर पहुंच गए अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो ने भी अपने हिसाब से कथन कहे थे। फिर यहां पर पहुंच गए थे कौन? कवि राजा श्यामल दास। अब ये सभी पहुंचे तो सभी ने अपने अपने हिसाब से कहा। सबसे पहले कौन पहुंचे यहां पर? सबसे पहले पहुंच गए थे जेके। ये तो खतरनाक ही आदमी है, इसने इसके लिए पर अटैक किया, जीत नहीं पाए। अब जीत नहीं पाए, खूब प्रयास किया, खूब परेशान हो गया बेचारा। फिर बाद में कहा कि ऐसे सैकड़ों दुर्गों को मुसलमान की डाडी के बराबर महत्व नहीं देता, डाडी के बाल के बराबर महत्व नहीं देता। यार जेके खिलजी कितना झूठ बोलता है यार, ऐसा थोड़ी होता है क्या? इतना महंगा डाडी का कौन सा बाल है? मुझे पता है रीस में तो कुछ और कह रहा था, मुंह है जबान फिसल जाती है। अबुल फजल, फिर देखिए अपने अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल यहां पर पहुंचे, इन्होंने कहा कि सभी दुर्ग नंगे हैं, क्योंकि दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता ना, इसलिए कहा कि सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह बख्तर बंद है। ऐसा किसने कहा था? अबुल फजल ने। अमीर खुसरो ये भी पहुंचे, और अमीर खुसरो यहां पर पहुंचे और इन्होंने इस किले को देखा और देखते ही कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ऐसा किन्होंने कहा था? ऐसा यहां पर अमीर खुसरो ने कहा था। और कवि राजा श्यामल दास ने कहा कि दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता, लेकिन दुर्ग से दूर दूर तक निगरानी रखी जा सकती। ऐसा किसने कहा? कवि राजा श्यामल दास ने। अच्छा, इसका आंसर नहीं लगाया क्या हमने? आंसर हो जाएगा ए बी, ये रहा आपने। मनोहर थाना किला किस श्रेणी का है? मनोहर थाना जो किला है वो हमारे कौन सी श्रेणी का किला हो जाएगा? वन एवं मरु, गिरी एवं जल, जल एवं मरु, और वन एवं गिरी। मनोहर थाना, बहुत ही बढ़िया। अरे भाई आशीष बिल्कुल सफिशिएंट है, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, आप ऐड कर लेना। जो मैं और अब जो ना मैं शायद ना अब एक नया बैच और करवा रहा हूं, इसमें कुछ चीजें और नई एक्स्ट्रा ऐड करके फिर नए सिरे से मैं और डाल दूंगा ना। कथन निष्कर्ष के कराएंगे ना बच्चा, अभी आ रहे हैं कथन निष्कर्ष के, थोड़ा तो सब्र कीजिए ना। आप इनके सवाल के जवाब दे दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बच्चे सी बता रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं। कुछ बच्चे इसके अंदर सी आंसर बता रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलो देखिए प्यारे बच्चों, मनोहर थाना जो किला है, ये मनोहर थाना किला बना हुआ है, ये अपने ना, ये देखो, ये अपने दक्षिणी राजस्थान में ये अपने जो झालावाड़ वाला एरिया, और ये अपने जो है फिर बारा वाला एरिया। इधर से अपने एक नदी आ रही है जिसका नाम है परवन नदी। ये देखिए परवन नदी, और ये जो परवन नदी है, इस परवन नदी के अंदर एक और नदी आके मिलती है, काली खांड नदी। एक छोटी सी नदी है काली खांड नदी, नाम भी बहुत प्यारा है, काली खांड। ये नदी कौन सी है? परवन, और इसका नाम क्या है? काली खांड। ये जो दोनों नदियों का संगम है, इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर 3 और जल से घिरा हुआ है, पहाड़ी पर बना हुआ है। तो एक तो ये किला जल दुर्ग में आ जाएगा, एक ये किला पहाड़ी पे आ जाएगा, पहाड़ी पे आ जाएगा तो गिरी दुर्ग आ जाएगा। जल वे गिरी दुर्ग, जल वे गिरी देख लो अपने कहां पर, वन वे मरु, ये तो गया, गिरी वे जल, ये हो सकता है, जल वे मरु ये भी नहीं होगा, वन वे गिरी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाँ सर, खांड तो सफेद होती, कोई बात नहीं, इस नदी का नाम है काली खांड। अच्छा फिर देखो, तो ये इन दोनों की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि ये किला जो बना हुआ है राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा पर। आजकल भरोसा ही नहीं है बोर्ड का, कुछ भी पूछ रहे हैं तो बोर्ड कुछ भी पूछ रहा है तो याद रखना, ये किला जो है झालावाड़ से 90 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। यानी कि ये किला कहां पर है? अब आप दूरियां भी याद रखना शुरू कर दो कि ये किला झालावाड़ सिटी से 90 किलोमीटर की दूरी के ऊपर परवन व कालीखांड नदी के संगम पर बना हुआ है। गिरी दुर्ग भी है, और इसके अलावा ये जल दुर्ग भी श्रेणी में भी आता है। तो बी आंसर हो जाएगा इसमें तो ना। हाँ, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिवाड़ का किला सवाई माधोपुर जिले में है। सिवाड़ का प्राचीन काल में शिवालय के नाम से जाना जाता था। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बहुत ही बढ़िया। चलो देखो, आपको कथनों पर विचार करना है, इनमें से आपको सत्य कथन बताने हैं। और सत्य कथन कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए अपने सत्य कथनों की बात करें तो सिवाड़ का किला, सिवाड़ अपने कहां पर है? सिवाड़ अपने सवाई माधोपुर के अंदर है, और सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है। और यहां पर ना एक मंदिर भी है, और मंदिर यहां पर कौन सा है? गुस्मेश्वर महादेव का मंदिर। तो गुस्मेश्वर महादेव ये अपने राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है, ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों की खंडपीठ में शामिल है। तो ये भी याद रखना, 12 ज्योतिर्लिंगों की खंडपीठ में भी इसको शामिल किया हुआ है। तो ये भी थोड़ा याद रह जाएगा आप लोगों को। और सिवाड़ का प्राचीन नाम शिवालय, इसे शिवालय इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गुस्मेश्वर महादेव का शिवलिंग है। और ये गुस्मेश्वर महादेव वाला जो शिवलिंग है ना, हमेशा किसमें डूबा रहता है? जल में डूबा रहता है।
और जल में डूबा रहने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, घुसमेश्वर इसका नाम पड़ा था। तो इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ए वे दो दोनों ही सही है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों गलत है। तो अपना इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक ऐसा किला जिसका दरवाजा कभी कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसन निजामी का यह कथन किस किले के लिए कहा था? हसन निजामी ने कौन से किले के लिए कहा कि इस किले का दरवाजा तो कभी कोई आक्रमणकारी खोल ही नहीं पाया था? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सर जयपुर से पढ़ाते हो ना? जयपुर से नहीं, जोधपुर, सूर्यनगरी सन सिटी से पढ़ाते हैं बच्चा हम तो। देखो अपने किला बना हुआ है और किले का नाम क्या है, जाबालीपुर दुर्ग। किले का नाम क्या हो जाएगा, जाबालीपुर, प्राचीन नाम है ये जाबालीपुर दुर्ग। और जाबालीपुर दुर्ग कहां पर है, जालोर के अंदर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, सोन पहाड़ी के ऊपर ये किला बना हुआ है। इसीलिए अपन इस किले का नाम क्या रखते हैं, इसी किले को अपन कहते हैं सोनगिरी। सोनगिरी क्यों कहते हैं इसको, इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि ये सोन पहाड़ी पर बना हुआ है। बाकी इस किले का और क्या नाम हुआ करता है, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कहते हैं जलालाबाद। और ये जलालाबाद जितना खतरनाक नाम किसने रखा था, एक के ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा था। और जालोर के जाबालीपुर के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए थे, कानड़ देव। कानड़ देव यहाँ के सबसे प्रतापी शासक हुआ करते थे। और इन यहाँ पर जो है ना, इस किले को कभी कोई आक्रमणकारी दरवाजा नहीं तोड़ सका था। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी भी इस किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसकी जो मिट्टी की दीवार थी, उस मिट्टी की दीवार का पता किया, जिसके बारे में कहावत कही जाती है, रायरा भाव राते गया। तब अलाउद्दीन खिलजी इस किले को घेरते हैं और जब इस किले की कमजोरी के बारे में वो पता करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम मिलता है बीका दैया। और बीका दैया को लालच देते हैं, बीका तू तेरी जिंदगी में जनगणना के लिए पैदा हुआ। बीका दैया के मन में लालच आया, उसने कहा कि नहीं नहीं, जनगणना के लिए नहीं, आप बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा कि तुम इस किले की कमजोरी के बारे में मुझे बताओ, मैं तुम्हें जालोर का राजा बना दूंगा। और बीका दैया के मन में लालच आया, उन्होंने इनको कहा कि इस दुर्ग की एक दीवार मिट्टी से बनी हुई है, आप वहां से तोड़ के प्रवेश करिए। फिर बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि पता कैसे करें, उन्होंने कहा राई छिड़को, जहां राई उग जाए समझ लीजिएगा वहां से ये दीवार जो है मिट्टी की बनी हुई है। बीका दैया ने बता दिया, घर पे पहुंच गया। घर पे पहुंचते ही अपनी पत्नी क्षत्राणी के पास, और क्षत्राणी के पास जाके कहा कि बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। क्षत्राणी का किस बात के लिए, तो उन्होंने कहा था कि तुम कल से रानी और मैं तुम्हारा राजा। उसने कहा ज्यादा लगा ली क्या, उसने कहा ना पगली ज्यादा नहीं लगाई सच में। उसने कहा कैसे, कि गागरोन के राजा जो अपने जालोर के जो राजा हैं, वो जालोर के राजा कानड़ देव वीरम देव मरने वाले हैं और यहाँ का राजा मैं बनूंगा। कि कैसे, कि अलाउद्दीन खिलजी बनाएगा। तुझे क्यों बनाएगा? उन्होंने कहा मैंने इस दुर्ग की कमजोरी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। तब उस महिला को, क्षत्राणी को बहुत गुस्सा आया और निकाली अपनी तलवार और अपने ही सोते हुए पति के कर दिए थे दो टुकड़े और कहा कि ऐसा देशद्रोही गद्दार पति मुझे नहीं चाहिए। तो इसी किले के बारे में कहते हैं, हसन निजामी ने इस किले के बारे में कहा कि इसको कभी कोई आक्रमणकारी नहीं जीत पाया। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, है ना। असत्य कथन बताइए, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें या परकोटा होता है उन्हें पारिक कहते हैं। चित्तौड़ दुर्ग को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। सिवाना की स्थापना 954 में परमार शासक वीर नारायण पवार ने किया। शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन, ये सब जो है बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करती है। अगर ये सवाल वही बच्चा ठीक कर सकता है जिसको नॉलेज है ना, जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है, वही तो विद्यार्थी इसको ठीक कर सकता है। मैं आप लोगों को एक सवाल ऐसा भी जो तुम कह रहे थे ना, वैसा सवाल भी करा दूंगा ना। अभी तो आया नहीं है, मिलान वाला दिया है, ये दिया है, ठीक है, देखते हैं अभी तो। चलो देखते हैं, अभी वो वाला सवाल भी अपन करते हैं, अभी उसमें बहुत मजा आएगा। प्रणाम सर जी, बिल्कुल प्रणाम, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। इसमें कुछ बच्चे ए बता रहे हैं। देखो बच्चा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक चीज बताई थी, यहां पर अगर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां, जिसमें मैंने कहा कि जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाइयां बनी होती उन्हें पारी कहते हैं, और जो रेत में होते हैं वो धानवन। पारिद मतलब जिसके चारों ओर विशाल दीवार या परकोटा बना हो उन्हें पारिद कहते हैं। तो पारी ख अलग है, पारी ध अलग है। तो देखिए, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवार यानी कि परकोटा बना है, जैसे अपने कुंभलगढ़ के चारों ओर हम देखते हैं, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर लंबा परकोटा बना हुआ है। अब इतना लंबा परकोटा बना हुआ है तो ये हमारे कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, ये जो है पारिद दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा, नॉट पारिक। पारिक में तो अपने लोहागढ़ का किला था, मतलब यही असत्य है और असत्य ही तो पूछ रहे हैं। चित्तौड़ के किले में केवल धानवन श्रेणी को छोड़ दे तो शेष 8 की 8 श्रेणियां चित्तौड़ के किले में हैं, तो ये हमारा ठीक है। सिवाना की स्थापना 954 में वीर नारायण पवार ने की, ये भी ठीक है। शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन तोप, ये सारी की सारी बूंदी के वैभव को दर्शाती है। अब तुम्हारा जो सवाल है देखेगा, कथन मैं आपको दे रहा हूं, कथन, कथन का मतलब है ए, और कथन हो जाएगा, अब आप लोग बताना मुझे ना, कथन हो जाएगा अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राज्य का प्रथम कृष्ण मृगवन स्थापित किया गया। फिर देखो कारण यानी कि निष्कर्ष, और इसमें हो जाएगा कारण आर, और इसमें देखिए चित्तौड़गढ़ के चारों ओर 13 किलोमीटर लंबा परकोटा बना है। लो जी, आप लोगों को ऐसा ही तो सवाल चाहिए था, और अब आपके ऑप्शन आ रहे हैं ए, बी, सी और डी। ए व आर दोनों सही, ए व आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। लो बताओ, आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन नंबर बी, ए व आर दोनों सही,
आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर नहीं, आर सही ए सही नहीं। लो जी, अब तुम बता दोगे, मुझे पूरा यकीन है। सर थ्योरी के नीचे लिख दो, दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपको एक प्यारा सा सवाल दिया मैंने, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसमें ठीक आंसर बता देंगे ना, ठीक आंसर बता देंगे। सर थोड़ा नीचे कर दिया, और क्या, और बताओ। इसमें कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। 69 में अपने राज्य का पहला कृष्ण मृग वन कहां पर बनाया गया था? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ के चारों ओर 13 किलोमीटर लंबा परकोटा बना हुआ है। तो ये वाला कथन तो बिल्कुल ठीक है, कारण भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ का जो किला है, चित्तौड़ के किले के चारों तरफ 13 किलोमीटर लंबा विशाल परकोटा बना हुआ है। अब मैंने क्या कहा कि कथन कारण के जब भी सवाल पूछे आपसे परीक्षा में, कल मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कथन कारण के 4-5 सवाल लेकर के आऊं और तुम्हें हल भी कराऊंगा। बीच में क्योंकि लगा दो या जो की लगा दो। अब क्योंकि लगा के करो तो चित्तौड़ दुर्ग में राज्य का प्रथम कृष्ण मृग वन स्थापित किया गया, क्योंकि चित्तौड़ के चारों तरफ 13 किलोमीटर लंबा परकोटा है। अब एक बात बताओ, इस परकोटे से इस कृष्ण मृग वन का क्या ही लेना देना है? इस परकोटे से कृष्ण मृग वन का कोई लेना देना नहीं। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। अब जब व्याख्या सही नहीं है तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन सही माना जाएगा। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अगर यहां पर ऐसे होता कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 7 प्रवेश द्वार हैं, फिर यहां पर आ जाता कि चित्तौड़ दुर्ग के प्रवेश द्वार जो है सुरक्षा की दृष्टि से राणा कुंभा ने बनाए, तो फिर हमारी व्याख्या और दोनों ठीक हो जाते हैं कि 7 प्रवेश द्वार भी है और वहां पर उनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था सुरक्षा की दृष्टि से। तो क्योंकि राणा कुंभा ने सुरक्षा की दृष्टि से इनका निर्माण कराया, तो वो उनके साथ लिंक होना चाहिए, तब जाकर के वो उनकी क्या करता है? व्याख्या करता है।